स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉ टच में। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट ऑफ 1923। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक डिस्कस करेंगे और इस एक्ट को बारीकी से समझेंगे, इसकी एप्लीकेबिलिटी से लेकर इसकी एलिजिबिलिटी और कंडीशंस अंडर विच द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन राइट ऑफ वर्कमैन अंडर दिस एक्ट, द कंसेप्ट ऑफ नोशनल एक्सटेंशन, पोजीशन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन इन इंडिया, द डॉक्ट्रिन ऑफ एडेड पेरिल, उसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट केस लॉज और फिर 2 इंपॉर्टेंट केस लॉज के मैंने नाम लिखे हुए और कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट है रिलेटेड टू दिस एक्ट वो क्लियर हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द इंट्रोडक्शन। द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, ये जो है एक्ट, ये खुद ब खुद पूरे एक्ट से ही आप लोग को समझ में आ रहा है कि इस एक्ट के थ्रू जो वर्कमैन है, जो लेबरर्स है, जो काम करते हैं हम लोग के फैक्ट्रीज़ में या फिर इंडस्ट्री में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में, तो उनको कंपनसेशन देने की बात करता है ये एक्ट। तो अगर किसी भी तरीके से जो लेबरर है, अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर वो जहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर उसके प्रीमाइसेस में किसी भी तरीके से अगर एक्सीडेंट हो जाता है, किसी तरह का नुकसान हो जाता है वो लेबरर को, तो जो हम लोग का एम्प्लॉयर है, ही इज लायबल टू पे द कंपनसेशन टू द वर्कर, जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है उसको। तो यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे कंपनसेशन एनी हाउ। और साथ ही साथ इस एक्ट में थोड़े थोड़े कुछ जगह भी हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर्स को भी मतलब कंपनसेशन देने से हटाया गया है। तो चलिए इस पूरे एक्ट को अच्छे से समझते हैं। अब लेट्स सी द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। दिस एक्ट applies to factories, mines, plantations, transport establishment, construction works, railways, other hazardous occupations and employment as specified in Schedule 2। Schedule 2 में जितने भी employment specified है उन पे भी ये एक्ट अप्लाई होगा। अब हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी। अब किसका एलिजिबिलिटी देखेंगे? एलिजिबिलिटी ऑफ दी वर्कर टू गेट कंपनसेशन। वो जो वर्कर काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, बड़े से इंडस्ट्री में, तो फिर वो कब एलिजिबल है? तो वो कोई भी वर्कर जो एक फैक्ट्री में काम कर रही है या फिर किसी के अंडर काम कर रही है और वो वर्कर है, वो एम्प्लॉई है वहाँ का, ठीक है, तो वो एम्प्लॉई हर सर्कमस्टांसेस में अगर उसको किसी भी तरीके से इंजरी पहुंच जाती है तो फिर जो एम्प्लॉयर है वो उसको कंपनसेट करेगा एट एनी कंडीशन। उसके लिए कोई भी वेजेस सेट नहीं किए गए हैं। कोई भी वर्कर अगर इंजरी उसको हो जाती है तो द एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे कंपनसेशन टू हिम। सेक्शन 3 हम लोग का बात करता है एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन। एम्प्लॉयर कब लायबल होगा कंपनसेशन के लिए? तो अगर कोई भी वर्कमैन या फिर कोई भी एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। नंबर 1, अगर उस जगह पे जहाँ वो काम कर रहा है लेबर, तो अगर उसका वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है तो भी एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर कंपनसेशन। अगर उसको जो वो काम कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉई अगर वहाँ पे काम कर रहा है कहीं पे और उसकी वजह से उसको किसी तरह का बीमारी हो जाता है जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज, तो द एम्प्लॉयर इज स्टिल लायबल फॉर कंपनसेशन। या फिर द सेड एक्सीडेंट और डिसेबलमेंट हैज अराइजन आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर काम करते करते ही, काम के दौरान ही, ठीक है, जो एम्प्लॉई है उसको किसी भी तरीके से मतलब किस तरह का एक्सीडेंट उसका हो गया या फिर किसी भी तरीके से उसका हाथ पैर टूट गया या फिर कुछ भी, तो एट दैट कंडीशन ऑल्सो द एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर कंपनसेशन। अब हम लोग देखते हैं कंडीशंस अंडर विच द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन। ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें जो एम्प्लॉयर है वो लायबल नहीं है कंपनसेशन देने के लिए? नंबर 1 क्या बोल रहा है? नंबर 1 ये बोल रहा है कि इफ एनी इंजरी नॉट इमिनेटिंग इन द टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ द वर्कमैन फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 days। 3 दिन के अंदर अगर कोई भी डिसेबलमेंट है या फिर कोई भी पार्शियल इंजरी हो गया है किसी भी वर्कर को और वो अगर 3 दिन में ठीक हो जाता है तो फिर उस चीज के लिए जो एम्प्लॉयर है वो लायबल नहीं है फॉर कंपनसेशन। नंबर 2 क्या बोल रहा है? इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी नॉट कॉजिंग डेथ बाय एन एक्सीडेंट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूएबल टू। नंबर 2 का क्लॉज 1 ये बोल रहा है कि अगर कोई भी वर्कमैन अगर दारू पी के काम कर रहा है या फिर ड्रग्स लेके काम कर रहा है और वैसे कंडीशन में अगर उसका डेथ हो गया या फिर इंजरी भी हो गई या फिर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे एम्प्लॉयर
नहीं लायबल होगा कंपनसेशन के लिए। क्लॉज 2 बोल रहा है द विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द वर्कमैन टू एन ऑर्डर एक्सप्रेसली गिवन or to a rule expressly framed for securing the safety of workmen। मतलब क्लॉज 2 बोल रहा है कि अगर कोई भी इंसान जो रूल्स और रेगुलेशंस है जो फ्रेम किए गए हैं वर्कर्स के लिए फॉलो करने के लिए, अगर वहाँ के वर्कर उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर अगर उनका किसी भी तरीके का इंजरी हो गया, डेथ हो गया या फिर एक्सीडेंट हो गया उस रूल को फॉलो नहीं करने की वजह से, तो उस कंडीशन में भी जो हम लोग का एम्प्लॉयर है वो कंपनसेशन के लिए लायबल नहीं होगा। क्लॉज 3 द विलफुल डिसओबीडियंस टू द इंस्ट्रक्शंस बाय द वर्कमैन ऑफ द सेफ्टी guard or any other device which he knew to have been provided for the purpose of securing the safety of the worker। या फिर अगर कोई भी वर्कमैन है, अगर वो काम कर रहा है, उसको बोला गया है कि ये डिवाइस लेके तुमको वहाँ पे जाना है, जैसे कि मास्क लगा के जाना है या फिर ये कपड़ा पहन के जाना है, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। अगर कोई भी डिवाइस अगर बोला गया है उस वर्कमैन को कि ये यूज़ करना है तुमको ये काम करते टाइम, और अगर वो वर्कमैन है वो उसको ओबे नहीं करता है और फिर अपनी मर्जी से काम करता है, अगर वैसे कंडीशन में भी, वैसे नेग्लिजेंस में भी अगर वर्कर को इंजरी हो जाती है, वो मर जाता है या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में भी हम लोग का एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा फॉर कंपनसेशन। तो ये कुछ कंडीशंस थे अंडर विच द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन एट ऑल। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज राइट्स ऑफ वर्कमैन अंडर दी एक्ट। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट राइट्स है, सेक्शन 3, सेक्शन 6 और सेक्शन 10। उसके बाद में सेक्शन 30 हम लोग के राइट्स ऑफ वर्कमैन के बारे में बात करता है कि वर्कमैन के पास, लेबरर्स के पास क्या क्या राइट है अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। सेक्शन 3 हम लोग का बोल रहा है कि अगर किसी भी लेबर को काम कर, जो जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे किसी भी तरह की इंजरी हो गई या फिर उसका डेथ हो गया या फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो जाता है या फिर किसी भी तरह का डिसेबलमेंट मतलब उसका हाथ पैर टूट जाना, ठीक है, वो तो वैसा टाइप का अगर कुछ हो जाता है, मतलब वो डिसेबल हो जाता है कुछ दिनों के लिए काम करने के लिए, तो फिर वहाँ पे उसको कंपनसेशन मिलेगा बाय द एम्प्लॉयर ऑफ दैट कंपनी या फिर जो भी है, ठीक है। अब सेक्शन 6 हम लोग का बात करता है टू अप्लाई टू द कमिश्नर फॉर रिव्यू हाफ मंथली पेमेंट इफ हिज कंडीशन डेट। मतलब अगर कोई भी एम्प्लॉई है, अगर वो किसी उसका जो स्थिति है काम करने के लायक नहीं रहा, उसका स्थिति ख़राब हो गया है किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो मंथ का जो सैलरी होता है उसकी आधा यानी कि 30 दिन से आधा 15 दिन का सैलरी या फिर 15 दिन का जो भी अमाउंट उसका बनता है उस काम के लिए, तो उस काम का वो मतलब अगर वो किसी तरीके से उसका हालत ख़राब है तो फिर वो 15 दिन का पैसा जो एम्प्लॉयर है उससे ले सकता है एज अ कंपनसेशन, क्योंकि उसका जो वो काम नहीं कर सकता, उसकी परिस्थिति अभी ख़राब है, तो उस कंडीशन में भी वो हाफ मंथ का कंपनसेशन अपने एम्प्लॉयर से डिमांड कर सकता है। सेक्शन 10 हम लोग का बात कर रहा है टू अप्लाई टू द कमिश्नर फॉर डिटरमाइनिंग द क्लेम एंड द अमाउंट ऑफ द कमिश्नर इफ द एम्प्लॉयर डिनाइज द क्लेम और डिटरमाइंस एनी इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। तो अगर एम्प्लॉयर का काम है किसी भी कंडीशन में कंपनसेशन देने का और एम्प्लॉयर इनएडिक्वेट मतलब गलत कंपनसेशन दे रहा है या फिर वो डिनाई कर रहा है क्लेम से, मतलब जो जैसे कि एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है, तो अगर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई को कंपनसेशन देना है और उस कंडीशन में जो एम्प्लॉयर है वो डिनाई कर रहा है या फिर जो कंपनसेशन देना है उसको एम्प्लॉई को उस कंपनसेशन में वो कटौती कर रहा है या फिर इनअप्रोप्रिएट अमाउंट बता रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो एम्प्लॉई है वो जाके कमिश्नर को रिपोर्ट कर सकता है और वहाँ पे वो कह सकता है कि मेरे कंपनसेशन में घोटाला हो रहा है, ऐसे करके वो जाके कमिश्नर से कंप्लेन कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 30 हम लोग का बोल रहा है कैन अपील टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द कमिश्नर्स ऑर्डर इफ ही फील्स एग्रीव्ड बाय एनी ऑफ द ऑर्डर्स। और उसके बाद में अगर जो भी एम्प्लॉई है वो कमिश्नर के पास जाके कंप्लेन करता है कि मेरा जो कंपनसेशन मुझे मिलने वाला था एम्प्लॉयर से वो गलत कंपनसेशन मिल रहा है या फिर घोटाला हो रहा है मेरे कंपनसेशन में, और वहाँ पे कमिश्नर अगर एम्प्लॉई का साइड नहीं लेता है तो उस कंडीशन में जो एम्प्लॉई है वो फिर किसी भी कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में या फिर किसी भी कोर्ट में एप्रोप्रिएट जुरिडिक्शन के कोर्ट में जाके अपील कर सकती है अगेंस्ट द कमिश्नर। अब देखते हैं हमारा
द कंसेप्ट ऑफ नोशनल एक्सटेंशन। नोशनल एक्सटेंशन एक तरीके का डॉक्ट्रिन है। इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से जो भी लेबरर है उसको अगर किसी तरह का इंजरी हो जाता है तो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। पर ये जो नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल एक्सटेंशन है ना, ये यहीं तक सीमित नहीं है। इसका एडॉप्शन का कॉज यही था। ये नोशनल एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट इसलिए अडॉप्ट किया गया था कि जो भी इंजरी हो रही है किसी भी लेबरर को, वो कहीं भी हो सकती है। नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि उसको वर्क प्लेस पे ही इंजरी हो। तो ये उस सब चीज़ को कवर करता है जहाँ पे लेबर काम भी करते हैं, मतलब आउटसाइड द वर्क प्लेस भी अगर वो काम कर रहे हैं किसी के अंडर में एज अ लेबर और उनको वेजेस मिल रहा है, तो अगर उनको वो अगर उस जगह पे, जैसे कि मान लीजिए कोई साइट है, अगर वहाँ पर भी वो काम करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में कुछ हो गया या फिर कहीं भी अगर उस वर्क प्लेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं किसी इंसान के अंडर में और उनको किस तरह की क्षति पहुंच जाती है, तो भी उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उनको वर्क प्लेस पे ही इंजरी हो। ज़रूरी नहीं है कि वर्क प्लेस पे ही हो, इंजरी कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, तो भी उनको मिलना चाहिए कंपनसेशन। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल एक्सटेंशन का पर्पज़ ही यही था। अब लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो पोजीशन ऑफ नेशनल एक्सटेंशन इन इंडिया, इसका मतलब यही हुआ, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया कि नोशनल एक्सटेंशन का थ्योरी बस यही कहता है कि जो भी एम्प्लॉई है अगर वो काम कर रहा है और उसको किसी तरह की क्षति पहुंच जाती है, तो उसको किसी भी तरीके से कहीं भी अगर उसको क्षति पहुंचती है तो कंपनसेशन तो बिल्कुल मिलना चाहिए। और यहाँ पे समझिए कि द थ्योरी सेज द वर्कर इज़ ट्रैवलिंग फॉर द जॉब एंड द वर्क इज़ टू बी इंक्लूडेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये थ्योरी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई वर्कर अगर अपने काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहा है, तो वो जो ट्रैवल कर रहा है ना, वो भी उसके काम के अंडर ही आता है, वो अपने रोज़गार के लिए ही ट्रैवल कर रहा है। तो अगर ट्रैवलिंग के दौरान भी अगर उसको इंजरी पहुंचती है अगर, तो फिर भी जो एम्प्लॉयर है जिसने उसको कॉन्ट्रैक्ट से बुलाया है या फिर जिस कॉन्ट्रैक्टर ने उसको काम लगवाया है, तो भी वहाँ पे वो लोग लायबल होते हैं कि वो लोग कंपनसेशन प्रोवाइड करे। तो यही था पोजीशन ऑफ नेशनल एक्सटेंशन इन इंडिया। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। द डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन के बाद वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंडर एक और डॉक्ट्रिन है जिसको हम लोग कह सकते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ एडेड पेरिल। ये डॉक्ट्रिन एक तरीके से जो एम्प्लॉयर है उसके डिफेंस में काम करता है। इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से अगर कोई भी लेबरर या फिर एम्प्लॉय या फिर वर्कमैन जो भी कह लीजिए आप, तो अगर कोई भी वर्कमैन अपने काम के दौरान किसी भी तरीके की ऐसी गलती कर लेता है जिसकी वजह से उसी को नुकसान हो जाता है, तो फिर वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो कंपनसेशन के लिए लायबल नहीं होगा। मतलब जो किसी भी तरीके का गलती अगर वो एम्प्लॉय है वो खुद ब खुद ही अगर किसी तरीके का गलती कर देता है, तो फिर वो किसी भी तरीके का कंपनसेशन नहीं क्लेम कर पाएगा एम्प्लॉयर के थ्रू। अगर कोई भी एम्प्लॉय अपनी ही गलती की वजह से खुद को ही नुकसान पहुंचाता है, तो फिर वो खुद ही लायबल होगा अपनी चीज़ों के लिए, एम्प्लॉयर वहाँ पे जिम्मेदार नहीं होगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, ये डॉक्ट्रिन एम्प्लॉयर के हित में है ये एज अ डिफेंस काम करता है एम्प्लॉयर्स के लिए। इस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड 2 केस लॉ है जिसको हम लोग बहुत छोटे छोटे एकदम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन से समझेंगे। चिंता मत कीजिए, वीडियो अब ख़त्म होने ही वाली है, इसके बाद कंक्लूजन ही आएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड दीज 2 इम्पॉर्टेंट केसेस। केस 1 हम लोग का है तमिलनाडु सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस पूमलाई 1994। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि द फ्रेज अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू मोर देन जस्ट द नेचर ऑफ द जॉब। अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बस ये जो फ्रेज़ है ना, ये बस इतना ही मतलब नहीं हुआ कि नेचर ऑफ द जॉब क्या है, इसका बहुत वाइड मतलब है। मतलब अगर किसी भी एम्प्लॉयमेंट की वजह से कुछ होता है तो वो अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो हर चीज़ को रेफ़र करता है। जैसे कि
अगर किसी एम्प्लॉयमेंट की वजह से कुछ हुआ तो उसका नेचर क्या था, वो किस कंडीशन में हुआ, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके नुकसान क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वो कैसे हुआ, ये सब मैटर करता है इस फ्रेज़। तो ये जो फ्रेज़ है राइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका बहुत बड़ा मतलब है। तो मान लीजिए अगर कोई वर्कर है, अगर वो किसी काम को कर रहा है और उस काम को करने के लिए उसको बोला गया है और उससे उसको किसी तरह का इंजरी हो जाता है, तो वहाँ पे तो उसको कंपनसेशन मिलेगा ही। लेकिन अगर उसको कोई काम ऐसा दिया जा रहा है जो उसको करना है, लेकिन उस काम को करने की वजह से उसको किसी भी तरीके की इंजरी हो सकती है और वो इस चीज़ को अवॉइड भी कर सकता है अगर वो कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करेगा, लेकिन फिर भी अगर वो उस प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं कर रहा है और उस एम्प्लॉयमेंट की वजह से अगर उसको इंजरी हो जा रही है, तो यहाँ पे उसकी लापरवाही को पहले देखा जाएगा कि उसके ही लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है, जबकि वो इस चीज़ को अवॉइड कर सकता था। तभी भी अगर ऐसा हो गया है तो फिर वहाँ पे उसको कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारे कंडीशंस को अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के सारे कंडीशंस को देख के उसको फिर कंपनसेशन दिया जाएगा। तो वहाँ पे कंडीशन हो जाता है कि उसी के गलती से हुआ है, लेकिन जितने भी कंडीशंस है जो उस एम्प्लॉयमेंट के वजह से हुए हैं, तो फिर सारे कंडीशंस को देखने के बाद ही एम्प्लॉयर कंपनसेशन के लिए लायबल होगा, वरना जो एम्प्लॉयर है वो कंपनसेशन देने के लिए लायबल नहीं होगा। यही इस केस में कहा गया था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं वापस से थोड़ा सा समझा देती हूँ। इस केस में इस जो फ्रेज़ है अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको बहुत ही बारीकी तरीके से समझाया गया कि कुछ भी चीज़ अगर एम्प्लॉयमेंट की वजह से हो जा रहा है तो उसके सारे कंडीशंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर एम्प्लॉई के ही गलती की वजह से हुआ है और वो उस चीज़ को अवॉइड कर सकता था, तो फिर वहाँ पे एक चीज़ आ जाएगा कि सारे सर्कमस्टेंसेस को देखा जाएगा और फिर तभी फॉलो करने के बाद ही जो एम्प्लॉयर है वो कंपनसेशन के लायबल होगा। अदरवाइज़ जो एम्प्लॉयर है उसको कंपनसेशन देना ज़रूरी नहीं पड़ेगा। अब दूसरा केस देखते हैं हम लोग। दूसरा केस है हम लोग का आर.बी. मुंद्रा एंड कंपनी वर्सेस मिसेस भनवारी एंड अनदर्स 1970। इस केस में ये हेल्ड किया गया कि द एडेड पेरिल डॉक्ट्रिन ऑफ एडेड पेरिल वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में कैसे अप्लाई होता है। तो जैसे कि हम लोग ने देखा कि एडेड पेरिल हम लोग का एक तरीके से डिफेंस जैसा काम करता है एम्प्लॉयर के लिए। तो एडेड पेरिल के ये डॉक्ट्रिन के हिसाब से जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को कंपनसेशन देने से बच जाता है। तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तो जैसे कि अगर कोई भी वर्कर है, तो जैसे कि हम लोग के कंट्री में बहुत सारे तरीके के काम होते हैं। कुछ काम हज़ार्डियस भी होता है लेकिन उसको करने वाला इंसान नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में इतने सारे काम जब वर्कर्स को करने होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी वर्कर काम कर रहा है वो कॉन्शियसली कोई भी अपना काम करे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसके हाथ में ग्रीस लगा हुआ है तो उसको हटाने के लिए उसको पेट्रोल तो चाहिए ही होगा। तो अगर वो पेट्रोल से ग्रीस को हटाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर अगर उसकी वजह से कुछ इंसिडेंट ऑकर हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार अल्टीमेटली वो खुद वर्कर ही होगा, क्योंकि उसका काम ही वैसा है जो रिस्की है और वो कर रहा है, तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अच्छे से करे। कंपनसेशन तो मिलेगा ही। अगर फैक्ट्री के जो ऑनर्स है या फिर जो एम्प्लॉयर्स है उनके वजह से कुछ हो जाता है, तो उनके नेग्लिजेंस की वजह से कुछ हो जाता है, तो डेफिनेटली कंपनसेशन प्रोवाइड होगा एम्प्लॉय को। पर अगर जो एम्प्लॉय खुद अपनी ही बेवकूफ़ियों की वजह से खुद का नुकसान कर लेता है, तो वहाँ पर फिर ये उसकी अपनी गलती होगी और उसका भुगतान वो खुद करेगा, ना कि एम्प्लॉयर। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस केस में हम लोग का। तो एडेड पेरिल का जो टॉपिक था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। लेट्स मूव ऑन टू अ कंक्लूजन। सो फाइनली हम लोग वीडियो के एंड में आ गए हैं। तो हम लोगों ने पूरे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट को कवर कर लिया है और उसके इम्पॉर्टेंट सेक्शंस भी देख लिए हैं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोग ने कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस किया है। पहले हम लोग ने देखा कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट किसके बारे में बात करता है। फिर हम लोगों ने देखा कि ये जो एक्ट है ये कहाँ कहाँ
अप्लाई होता है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी देखा, एलिजिबिलिटी किसका देखा हम लोगों ने, कौन कंपनसेशन ले सकता है उसका एलिजिबिलिटी देखा हम लोगों ने। फिर देखा कंडीशंस अंडर विच द एम्प्लॉयर इज़ नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन, कौन कौन सा सेक्शन था याद कीजिए आप लोग, सेक्शन 3, सेक्शन 10 याद कीजिए। फिर राइट्स ऑफ वर्कमैन अंडर द एक्ट देखा हम लोग की, जो वर्कर्स है उसके क्या क्या राइट्स है वो देखा हम लोगों ने। उसके बाद में नोशनल एक्सटेंशन का डॉक्ट्रिन देखा। उसके बाद में पोजीशन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन देखा कि इंडिया में नोशनल एक्सटेंशन कैसे लागू हो रहा है। उसके बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ एडेड पेरिल, डॉक्ट्रिन ऑफ एडेड पेरिल क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एडेड पेरिल एक तरीके का डिफेंस है एम्प्लॉयर्स के लिए, ठीक है। फिर ये 2 इंपॉर्टेंट केस लॉज देखे और फिर एंड में हम लोग ने वीडियो को कंक्लूजन से ख़त्म किया। तो वीडियो दिखने में और सुनने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन वीडियो बहुत ही एक ग्लेंस और जिस्ट की तरह काम करेगा। आप लोग का पूरा जो वॉकमैन कंपनसेशन एक्ट है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।